ये रहा है कि आज एविएशन में जो एविएशन जगत में जो बढ़ती हुई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उससे बहुत से लोग हैं जो कि इसकी जानकारी से वंचित हैं। ऑल्दो अभी रिसेंट जो जितने एयरक्राफ्ट के ऑर्डर हुए या इंडिया में जो अभी ग्रोथ स्टोरी है ओवरऑल एविएशन की मैं लेके चलूँ, बहुत से लोग न्यूज़पेपर में या गूगल न्यूज़ में देखते हैं लेकिन जान करके भी अनजान हैं। वो जस्ट एक सिरे की तरह आती है और फिर निकल जाती है, तो वो लोग जान नहीं पाते हैं कि क्या हुआ, उनके लिए फ्यूचर में इसमें कितना कुछ रखा हुआ है। ये चीज़ के बारे में लोगों को जानकारी नहीं मिली है अभी तक। तो हमारा उद्देश्य यही था कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके यहाँ पे ये जानकारी बिहार के यूथ में, बिहार की जनता में और बाकी इंडिया में, पैन इंडिया, इस न्यूज़ को हम जितना ज़्यादा स्प्रेड आउट कर सकें, ये उनके बेनिफिट में रहे। जैसे अभी सबसे पहला मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा कि अभी रिसेंट जैसे आपको पता होगा एयर इंडिया ने 470 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है, जिसके साथ 370 फर्दर एयरक्राफ्ट अभी स्टैंड बाई मोड पे हैं। इंडिगो एयरलाइंस 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देने जा रही है। 72 जहाज़ का आकाशा एयर ने ऑर्डर दिया है। इसी के साथ साथ मैं दूसरा लेकर चलूँ, जेट एयरवेज के भी अभी रिवाइवल प्लान्स चल रहे हैं। तो इतने सारे एयरक्राफ्ट का मैं अगर टोटल करूँ तो नियर अबाउट इंडिया में आज की डेट में 1100 एयरक्राफ्ट का कंफर्म्ड ऑर्डर्स है, कंफर्म्ड। अब मैं अगर जहाज़ के प्रोडक्शन लाइन की मैं बात करूं तो एक जहाज़ के प्रोडक्शन लाइन में महीने में 2 से 3 एयरक्राफ्ट निकलते हैं एक महीने में। लेकिन मैं अगर टेक्निकल मैन पावर की बात करूं, टेक्निकल मैन पावर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि क्या है, एंड ऑफ द डे यही टेक्निकल मैन पावर इस एयरक्राफ्ट का रख रखाव करती है। वो पायलट के रूप में भी होती है, इंजीनियर के रूप में भी होती है। लेकिन इंजीनियर का जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा स्कोप बढ़ जाता है। वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये जब तक एक इंजीनियर एक एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई नहीं करता उस फिटनेस के लिए, पायलट तो उस जहाज़ को उड़ा ही नहीं सकता। तो अगर आप 500 पायलट भी खड़ा कर दें और 0 इंजीनियर खड़ा कर दें उसके सामने, एक भी इंजीनियर नहीं है, तो एयरक्राफ्ट तो फ्लाई नहीं करेगा। तो इंजीनियर का जो रोल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है बाई एनी मीन्स। तो इतने एयरक्राफ्ट जब आने वाले हैं और एग्जिस्टिंग में आज की डेट में मैन पावर की रिक्वायरमेंट इतनी ह्यूज है, एविएशन में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि बाकी सब जो मार्केट है आप देख रहे हैं आज की डेट में, सॉफ्टवेयर हो, बैंकिंग हो, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, सबका ग्राफ नीचे जा रहा है। लेकिन पूरी दुनिया में लेके चलें तो एक इंडिया ही ऐसा मार्केट है जहाँ पे एविएशन का ग्राफ सबसे ऊपर, सबसे तेज़ी से भाग रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं अगर यहीं पर लेना चाहूँ, पटना शहर में ही मैं बैठे हुए पटना एयरपोर्ट की मैं बात करूँगा, ज़्यादा दूर मैं अभी दिल्ली मुंबई नहीं जाऊंगा। पटना एयरपोर्ट पे देखिए आज से 10 साल 15 साल पहले कितने जहाज़ आते थे और आज के डेट में कितना जहाज़ आते हैं। साथ ही साथ पैसेंजर ट्रैफिक का भी आप देखेंगे, पैसेंजर ट्रैफिक पटना में 20 फोल्ड्स बढ़ गया, 20 फोल्ड्स। हमेशा हर एयरक्राफ्ट जो भी खड़ा रहता है, सब एयरक्राफ्ट में सीट्स फुल होती हैं। एक एयरक्राफ्ट निकलता है, दूसरा खड़ा रहता है। कई बार तो इतनी भीड़ भी लगी होती है कि एयरक्राफ्ट रनवे पे ही खड़ा रह जाता है, उसको एप्रन में पार्किंग की जगह तक नहीं मिलती है। तो ये तो पटना शहर का हाल है। पैन इंडिया का मैं लेके चलूँ तो इंडिया के जो 2 सबसे बड़े महानगर हैं, नई दिल्ली और मुंबई, दोनों में, दिल्ली में आज की डेट में एयरक्राफ्ट नया एयरपोर्ट बनते हुए भी नया टर्मिनल जेवर एयरपोर्ट पे बनाने की नौबत आ गई। नया एयरपोर्ट जो जेवर पे अभी तैयार हो रहा है, वहाँ पे भी कम से कम जो एग्जिस्टिंग इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है उसका 2 to 3 टाइम्स कैपेसिटी बड़ा करके, एनलार्ज करके नया एयरपोर्ट बनाने की बात है। मुंबई का बात करूँ तो मुंबई में भी जो एग्जिस्टिंग CST एयरपोर्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट जो है, उसके पैरेलल में नवी मुंबई में नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने की गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है और उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो आने वाले समय में, जैसे मैंने 1100 एयरक्राफ्ट का बोला, तो ये तो एयरपोर्ट और एयरपोर्ट टर्मिनल्स की बात थी। अभी तक तो मैन पावर की बात हुई ही नहीं है। अब इतने एयरक्राफ्ट जब आएंगे तो उनको व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए, उड़ाने के लिए, उनके रख रखाव के लिए टेक्निकल मैन पावर की भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और टेक्निकल मैन पावर जो है वो सबसे बड़ा बैकबोन है इस इंडस्ट्री को अलाइव रखने के लिए, इस इंडस्ट्री को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो ये टेक्निकल मैन पावर तैयार कहाँ होती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि मैक्सिमम लोगों को नहीं मालूम है। बिहार में वन एंड ओनली इंस्टीट्यूशन है हमारा, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स, जो कि बिहार, झारखंड, आसाम, बंगाल, पूरे ईस्टर्न सेक्टर को पूरा कवर करता है। कवर करने से मेरा मतलब है कि इसके अलावा कोई दूसरी संस्थान है भी नहीं जो कि DGCA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हो और यहाँ पे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दे रही हो।
एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग लेने के बाद में बच्चों को सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वो लोग डायरेक्टली फील्ड में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के साथ में एब्जॉर्ब होने के लिए रेडी रहते हैं। आज की डेट में अब जैसे जैसे नए नए एयरक्राफ्ट और ये सब आते रहेंगे तो इन लोगों का एम्प्लॉयमेंट जो है 100% इंश्योर्ड रहेगा। और ये 1-2 दिन की बात नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1100 एयरक्राफ्ट इंडियन एरोस्पेस में आने हैं, तो 1100 एयरक्राफ्ट कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे आने में। तो ये चीज़ मैं एकदम डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि अगले 10 वर्षों तक फॉर 1 कंप्लीट डिकेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंश्योर्ड रहेंगी। जहाँ तक पे स्केल की मैं बात करूँ, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का जो पे स्केल होता है वो किसी भी प्रोफेशन में इतना पे स्केल नहीं दिया जाता है। अगर मैं सरकारी आंकड़े पे भी मैं बात करूं तो एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर जो कि एयर इंडिया इंजीनियरिंग, मैं एयर इंडिया की नहीं बात करूंगा, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है, उसमें एक बोइंग और एयरबस का जो इंजीनियर होता है उसकी मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी जो होती है 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ स्टार्टिंग। ये सब ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग सैलरी 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ होती है। और आने वाले समय में आगे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो उसकी सैलरी और आगे इंक्रीमेंट होता जाता है। इतना इंक्रीमेंट का है कि इसमें स्काई इज़ द लिमिट तक बोला जाता है। अब अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात करूं, सिंगापुर, दुबई या दूसरे मार्केट की, जहां जो कि एविएशन के हब बोले जाते हैं अपने आप में, जैसे दुबई में अपना एमिरेट्स है, इतिहाद एयरलाइंस है, गल्फ एयर अरेबियन रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया का मैं एग्जांपल लेता हूं तो मेजर एक्टिव एयरलाइंस है, सिंगापुर एयरलाइंस है, थाई एयरवेज, मलेशियन एयरलाइंस, गरुड़ा। तो यहाँ पे जो पे स्केल ऑफर किया जाता है, अगर मैं दुबई का एग्जांपल लूँ, दुबई में एक इंजीनियर को, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की जो सैलरी होती है वो 35 से 40 हज़ार दिरहम, 35 से 40 हज़ार दिरहम होती है। एक दिरहम का 22 रुपये के हिसाब से मैं कन्वर्जन करूँ तो 7.5 से 8 लाख रुपए पर मंथ। 8 लाख रुपए पर मंथ कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, कोई ऑटोमेटिव या मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशन नहीं देता है। इनफैक्ट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बोलूँ, आईआईटी से भी पास आउट करने वाले जो ग्रेजुएट होते हैं 8 लाख रुपए, उनकी भी सैलरी इतनी जल्दी इतने छोटे समय में नहीं पहुंच पाती है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है अपने आप में ये ग्रैब करने वाली है। तो हम लोग का मेन इंटेंशन यही था कि आप लोग को बुला करके ये इन्फॉर्मेशन आपके बीच में स्प्रेड करें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, अभिभावक, पेरेंट्स में, गार्जियंस में, बच्चों में ये इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो सके। आने वाले समय में जैसे कि अभी एएमई का हमारा उसको बढ़ता जा रहा है, तो कैंडिडेट्स को ज़रूरत है कि इस बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करें, जानकारी लें और एविएशन फील्ड की ओर इंक्लिनेशन अपना डेवलप करें। मेन यह है कि यहाँ पे भी इंस्टीट्यूशन होते हुए बहुत से लोग हैं जो बिहार, पटना या बिहार के दूसरे ज़िलों से भी हैं, उनको एविएशन के बारे में जानकारी नहीं है। बिहार में भी कुछ समय पहले तक जहाँ सिर्फ पटना एयरपोर्ट था, आज की डेट में देखते देखते दरभंगा भी स्टार्ट हो गया, जो कि हमेशा फुल रहता है। जो लोग नॉर्थ बिहार को बिलोंग करते हैं वो लोग भी जानते होंगे कि दरभंगा एयरपोर्ट पे ट्रैफिक की क्या सिचुएशन है। हमेशा एयरक्राफ्ट फुल रहता है, एकदम भरा हुआ रहता है। इतना मार्केट डेवलप हो गया है और आने वाले समय में इतनी यहाँ पे जो ओवरऑल बढ़ने वाली है, अपॉर्चुनिटीज जो बढ़ने वाली है वो असीमित हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आने वाले यूथ के लिए कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और इस फील्ड की तरफ अपना इंक्लिनेशन डेवलप करेंगे तो उनके फेवर में बहुत अच्छा रहेगा। कितने दिनों का योग्यता चाहिए? वो योग्यता इंटरमीडिएट है 10+2। कौन सा सब्जेक्ट? साइंस, पीसीएम लोग। इवन डिप्लोमा होल्डर भी यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। कोर्स फी क्या होगा? कोर्स कितने दिनों की है? कोर्स 4 साल। 4 साल का कोर्स। क्या उसके लिए फीस फी कितना है? स्ट्रक्चर क्या होगा? फीस लगभग 12 लाख का है, पर सेमेस्टर वाइज है, सेमेस्टर है। कितने? और एक चीज़ जो बताए हैं उसमें कहीं से दुबई का ही सैलरी है, तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिए। ये जो लड़के हैं ये ग्लोबली ऑब्जर्व हो जाने वाले लड़के हैं, काहे कि हम लोग जिस क्षेत्र में हैं उसमें सबसे ऊपर है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, और उसी में हम एक मेंबर हैं। तो जो वहाँ का मेंबर होता है 192 कंट्री मेंबर है, उनका एक ही स्टैंडर्ड माना जाता है, इसलिए इसका जो लाइसेंस यहाँ मिलेगा वो वैल्यू उसका वहाँ भी होगा। इसलिए जो ग्लोबली बात हो रहा है, लेकिन कहीं भी जाएंगे तो उनको वही मिलेगा।
स्कॉलरशिप भी है सर। हाँ, स्कॉलरशिप भी है। उसके लिए हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट ले रहे हैं, उसके आधार पर 25,000 से 1 लाख देंगे, और लड़कियों के लिए 1 लाख स्कॉलरशिप ऐसे भी है। कोर्स फी 12 लाख रुपीस के आसपास पड़ती है 4 साल के कोर्स के लिए। फिनांस फैसिलिटीज तो अवेलेबल होंगी? यहाँ फाइनेंस फैसिलिटी के लिए जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपना दिया हुआ है, 4 लाख रुपीस का अनुदान देती है क्रेडिट कार्ड स्कीम के थ्रू, तो उसके लिए हमारा एनरोलमेंट बिहार सरकार के साथ हुआ पड़ा है, तो 4 लाख वाला वहाँ से स्कीम का मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, चूँकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, तो बैंक लोन की भी सुविधा डायरेक्टली उपलब्ध हो जाती है। कब से ये ट्रेनिंग चल रही है यहाँ? क्या पहले भी थी या बीच में रुक गई थी, बंद थी ट्रेनिंग? इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। बिल्कुल, मैं जानकारी देना चाहूँगा। ये जो संस्था है, ये संस्था इंडिया की सबसे पुरानी संस्था है, इंडिया की, बिहार की नहीं। ये संस्था सन 1981 में पटना एयरपोर्ट पे इसी जगह पे शुरू हुई थी, और आज की डेट में 43 बरस हो गए हैं। आज की डेट में पटना के साथ साथ दिल्ली में भी इस संस्था के जो इस अम्ब्रेला ग्रुप में जो है, तो वहाँ पे अदर ऑप्शंस वहाँ पे भी हैं, जो कि DGCA और EASA, यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी, वो DGCA की तरह ही एक बॉडी होती है, एविएशन वॉचडॉग होता है, उसका अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके साथ में हमारी संस्था का एयरबस, जो सबसे मेजर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है दुनिया का, बोइंग के साथ है, उसके साथ में हमारा ट्रेनिंग टाइप भी है, ट्रेनिंग अरेंजमेंट भी है, एयरबस कॉम्पिटेंस ट्रेनिंग है। और ये जो अरेंजमेंट है, दिस इज़ एक्सक्लूसिव इन साउथ एशिया, ये पूरे साउथ एशिया में एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट है। हमारे अलावा ये दूसरा अरेंजमेंट एयरबस का सिर्फ सिंगापुर एयरलाइंस के साथ है, इंडिया में और किसी के साथ नहीं है। जो लड़का यहाँ से जा रहा है वो एयरबस का ट्रेनिंग लेकर जा रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, तो उसको आसानी से जॉब कहीं भी मिल जाएगा। हम अगर वो स्पेशल ट्रेनिंग है। पिछले साल की बात अगर हम करें तो कितने लोग आपने ट्रेनिंग दी? पिछले साल ट्रेनिंग लेकर के कितने लोग निकले इंस्टीट्यूट से? जो निकले हैं नौकरी में सर नंबर जानना है। लगभग पिछले साल की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले साल का। हाँ 22-24 लड़के निकले हैं सर, ट्रेनिंग में जॉब में आ गए हैं। अगर मैं प्लेसमेंट और इसकी बात करेंगे तो प्लेसमेंट रेशियो में आज की डेट में बता दूंगा कि 100%, 100 नहीं 110% बोलूँगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में मैन पावर अवेलेबल ही नहीं है, जितनी रिक्वायरमेंट है मैन पावर अवेलेबल ही नहीं है। अभी ऐसा सिस्टम आया गया है, ऐसा सिनारियो आया पड़ा है कि आज की डेट में दिल्ली संस्थान में हमारे बच्चे 15 दिन बाद पास आउट करने वाले हैं, इस अभी आज की डेट से। उनके लिए पहले ही कॉल आ गया है कि हमारे पास दिल्ली में नॉन शेड्यूल ऑपरेटर हूँ वहाँ से, कि हम मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, आप बच्चे पास आउट होने वाले हैं, उनको आप अभी इंटरव्यू के लिए भेज दें। पटना एयरपोर्ट पर देखिए हाल के वर्षों में, 2-4 वर्षों में, खास करके पिछले 1 साल में टेक्निकल फॉल्ट विमानों में बहुत ज़्यादा देखा गया। आपात लैंडिंग भी हुई, आग लगने की घटना भी हुई। संख्या बढ़ गया ना, संख्या बढ़ गया, संख्या बढ़ा, केसेज भी बढ़े, और केसेज बढ़े, रिस्क भी नहीं बढ़ा। तो केसेस कहाँ बढ़ लेता, संख्या बढ़ता जाएगा। जैसे आप रोड पर देख रहे हैं गाड़ी की संख्या बढ़ रही है। इससे जुड़ा एक सवाल है सर, क्या विमानों की गुणवत्ता हमारे यहाँ गड़बड़ है? क्या उसके मेंटेनेंस की पॉलिसी गड़बड़ है? क्या वजह हो सकती है? आप लोग विशेषज्ञ हैं, आप लोग ज्यादा अच्छे से बताएंगे। नहीं, तो कई दिनों से गुणवत्ता तो बोल ठीक रहा है, आप लोग एक टाइम होता है उसका मेंटेनेंस, पीरियोडिक मेंटेनेंस होता है हर चीज़ का। 100 घंटा पर मेंटेनेंस है, 50 घंटे पर। जब कहता है कि जहाज अगर हवा में उड़ रहा है तो हमेशा नया है, न्यू क्यों है, तो उसका सब चीज़ तो हम लोग बदल देते हैं, तो बदल देने के बाद हमेशा नया बन जाता है। और एक बात हम बताना इसमें भूल गए, सरकार की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि 1.5 लाख आदमी चाहिए एविएशन में 2 वर्षों में। वो 1.5 लाख कहाँ से आएगा? यहाँ तो 5 मिलना मुश्किल है। तो ये बता रहे थे इसे लंबे टाइम तक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बेस्ट है, सैलरी बेस्ट है। अब इससे तो कुछ ज़्यादा हो नहीं सकता, यही तो ज़रूरत है आज के युवक को। कमी है, मतलब मेंटेनेंस करने वाले इंजीनियर्स की कमी। इंजीनियर, अब एक ही आदमी को आप रात में भी खटाइएगा, दिन में भी खटाइएगा, उसका क्या होगा? ठीक हो जाएगा।